तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो लास्ट के दो क्लास में 47 और 48 टेस्ट का डिस्कशन हुआ। आज 49 का डिस्कशन होगा ना। तो टेस्ट नंबर 49 देखो। तो 49 टेस्ट में ना, जो भी जिनको डाउट है चैट में लिखो, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ओके। सो अच्छा, इसका जो है 357 क्या है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन कंटेन 3 यूनिट U1 U2 U3। अच्छा, I1 2 3, ये Y1 की जगह वाई आई होगा, है ना। ये जो Y1 दिख रहा है, ये क्या वाई आई होगा। तो वाई आई बी द वैल्यू ऑफ द स्टडी वेरिएबल फॉर यू आई। ठीक है। सो वाई आई जो है वैल्यू है स्टडी वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ स्टडी वेरिएबल फॉर यू आई। A random sample of size 2 is drawn from population without replacement। ये ना, ये let T1 denote the usual sample mean and T2। ये सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, जो कि जैम गेट दोनों में नहीं है, ये नेट के सिलेबस में है। ठीक है। तो ये बाहर का क्वेश्चन डाल दिया है। एक हमने पढ़ा है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, सैम्पलिंग थ्योरी जो है, सैम्पलिंग टेक्निक अलग। वो एमएससी का सब्जेक्ट है, जो कि नेट के सिलेबस में है। जैम गेट में नहीं है ना, जैम में है ना ही गेट में है। तो ये बाहर का सिलेबस है ना, इसको स्किप कर दो। तो ये है ना सैम्पलिंग टेक्निक का है। तो ये नहीं है जैम गेट सिलेबस में। नेक्स्ट देखते हैं। तो
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तो 357, तो ये 3 आउट ऑफ सिलेबस है। 5 x1 x2 xn बी a रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जहाँ सिग्मा स्क्वायर जो है नोन है अननोन होगा ना, नोन है इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर नोन है, अभी के लिए मान लेते हैं। अब कह रहा है कि सपोज थीटा हैज अ कॉची प्रायर विथ डेंसिटी। किसने बनाया है टेस्ट, है ना? तो ये कॉची प्रायर प्रायर पोस्टीरियर, ये सब जो आता है ये बेजियन एस्टिमेटर में आता है। अगेन ना तो ये जैम में ना ही गेट में, ये नेट में है। तो मतलब नेट का क्वेश्चन उठा के डाला है इन लोगों ने। तो नेट का जो PYQs है ना, ये जो पोस्टीरियर प्रायर है ना, ये सब आता है वहाँ पे। मीन क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर लॉस फंक्शन, एब्सोल्यूट लॉस फंक्शन, इस तरह से। तो ये सब, ये बेजियन एस्टिमेटर एक सब्जेक्ट आता है, बेजियन एस्टिमेशन। जैसे तुम लोग MLE पढ़ते हो ना, MLE मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ऐसे बेजियन एस्टिमेटर होता है, या बेजियन अलग एक सब्जेक्ट है ना। सो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। जैम गेट किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस में नहीं है, नेट में है। 7 देखते हैं क्या है। तो 3-5 आउट ऑफ सिलेबस है। 7 जो है ये मतलब नेट का ही क्वेश्चन, ये जो टेस्ट बनाए गए नेट के PYQ से बनाए गए हैं, कि वो क्वेश्चन जो जैम गेट सिलेबस में उसको वो उठाना था, लेकिन इसने कोई भी क्वेश्चन उठाकर रैंडमली रख दिया है। तो कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर मॉडल, फिर से वही बात है, लीनियर मॉडल है ना। तो लीनियर मॉडल अगेन ना तो जैम में है ना गेट में, फिर से ये नेट में है। तो ये सब नेट के क्वेश्चंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। सो नेट के क्वेश्चंस बनाया गया, तो ये टेस्ट नेट के लिए है, तो उसको बोलता हूँ ये नेट का कर देंगे। तो ये नेट के ही है ना। चार पांच क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर ये वाला क्वेश्चन गेट में भी नहीं है। जी, गेट में भी नहीं है। Okay. तो लीनियर मॉडल, बेसियन एस्टिमेशन, और अभी जो क्वेश्चन दिखा था सैम्पलिंग टेक्निक, ये तीनों नेट के सिलेबस में, जैम गेट किसी भी एग्जाम में नहीं है। जो 3 क्वेश्चन दिखे थे, थर्ड था सैम्पलिंग टेक्निक, फिफ्थ था प्रायर पोस्टीरियर बेसियन एस्टिमेशन, 7th है लीनियर मॉडल। तो ये सब जैम गेट में नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। सो 357 आउट ऑफ सिलेबस हो गया। 26 मतलब जैम गेट के सिलेबस के बाहर है। 26 जो है कि 0 1 1 2 0 with a 5 observation of a random variable x which follows Poisson with parameter theta. Let minimum variance unbiased estimate of probability x less than equal to 1 based on this data be alpha। तो क्या दिक्कत है भाई, तो आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको UM निकालना है इस क्वांटिटी का। x लेस देन इक्वल टू 1 पहले फाइंड कर लो क्या है, और फिर उसका UM फाइंड करना है। तो पूछ रहा है बताओ क्या दिक्कत है, तो आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि 0 1 1 2 0 है ना, इधर रखा है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल एक्स विच फॉलोज पॉइसन। तो मतलब रैंडम सैंपल साइज 5 का होगा तभी ऐसा होगा। तो इसका कहने का मतलब जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि x1 x2 x3 x4 x5 ये IID है लाइक x। ठीक है, एंड x का जो डिस्ट्रीब्यूशन, x है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन थीटा। ठीक, अब हमें कह रहा है लेट मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ दिस बेस्ड ऑन डेटा इज अल्फा। तो अल्फा क्या है, UMVUE ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि पॉइसन में प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 क्या होता है, निकालो।
पॉइसन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1? तो 0 या 1 ई टू है ना, यही ना। सो कितना आएगा 1 प्लस थीटा। इंटू ई टू माइनस थीटा। ओके सो ये आपका आ गया 1 प्लस थीटा और e की पावर माइनस थीटा। ठीक, नाउ इसका यूएम भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे लगाओ, है ना। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये आपका एस्टिमेटर है, साई थीटा बोल दो एग्जांपल के लिए, और साई थीटा इज नथिंग बट दिस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। तो x पॉपुलेशन है तो x से x1 यूज कर सकते हो। सो नाउ अप्लाई राव ब्लैकवेल थ्योरम। तो उसमें क्या करना होता है, एक डेल्टा एस्टिमेटेड ढूंढना होता है। सो डेल्टा ले लो 1 0 1 कब, व्हेन x1 लेस देन इक्वल टू 1 0 अदरवाइज ये है। एंड t ये जो पॉइसन है, पॉइसन थीटा, इसका कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, समेशन xi। तो यहाँ सैंपल साइज 5 है, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो क्या कहता है यूएम यू क्या होगा यहाँ पे, है ना। तुम देखो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है डेल्टा, और टी कंप्लीट सफिशिएंट है। तो जो राव ब्लैकवेलाइजेशन टेक्निक है, डेल्टा गिवन टी इज इक्वल टू टी, या डेल्टा गिवन टी का जो एक्सपेक्टेशन होगा, दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ, है ना, जो था x लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे, यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे, वही निकल के आएगा x1 लेस देन इक्वल टू 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी x1। सो ये आपके पास आएगा ऑफ प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 1, यही है। अब ये निकाल नहीं पाओगे तुम लोग, क्या दिक्कत है भाई। सो ये भी ओपन करोगे तो वापस आएगा x1 लेस देन इक्वल टू 1 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू, अभी के लिए t मान लो, और बाद में स्मॉल t को कैपिटल T कर देना। अच्छा ये ऑब्जर्व वैल्यू तो दे ही रखा है, तो क्यों t मानोगे, t है ना, t क्यों मानोगे, t तो दे ही रखा है तुम्हें क्वेश्चन में। सर क्या वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रहा था 128 हाँ से, वैल्यू 128 से कुछ डिफरेंट आ रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा। हाँ आंसर नहीं आ रहा था, 400 कुछ आ रहा था। अच्छा देखते हैं। Yes, different तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी जब आप करेंगे सॉल्व। सो 4 सर। हाँ वो है ना सम जो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे जो दे रखा था x1 x2 x3 x4 x5, तो 4 आ गया जी। तो ये आपके पास 4 आ गया, सो दिस इज 4। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 गिवन समेशन xi इज 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 इज 1 गिवन समेशन xi इज 4, यही है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये जब आप निकालते हैं क्या होता है कंडीशनल में, x1 गिवन समेशन xi बाइनोमियल जाता है ना बाइनोमियल सर। जी। तो ये आपका आता है पहला वाला है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों में, कि x1 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू 4, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनोमियल 4 कॉमा लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा 5 लैम्डा, 1/5। तो 1/5 हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, तो x बराबर 0, तो ये कुछ ऐसा आ जाना चाहिए 4/5 की पावर 5, 0 प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 0 मतलब 0 सक्सेस, सो ऑल फेलियर 4c 0 ये हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे, सॉरी 5c, सॉरी 4 है ना, 4c 1, तो यहाँ पावर गलत लिखेगा, पावर 5 होगा 4 होगा, ठीक है ना, पावर 4 ना। तो यहाँ पे 1 पे निकालो ऐसे ही, 4 चूज 1, 4c 1 4, एक सक्सेस आएगा, एंड 4/5 आपका ये आ गया, और ये क्यूब हो गया, है ना। तो इस तरह से नाउ सो ये ऑब्जर्व यही तो है हमें जो चाहिए था, तो यही है अल्फा जो चाहिए मुझे। कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो अल्फा है वो एस्टिमेट है ना, यूएम यू की वैल्यू है, हाँ यूएम यू है, तो उसका एस्टिमेट यही तो आया। सो यहाँ पे 2 टाइम यही तो आ गया,
कितना आ गया ये 2 इंटू हमें पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा क्या है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब जो पूछा हुआ है 5 की पावर 5 की पावर 4 इंटू अल्फा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 4 इंटू अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 4। तो बताओ ये कितना आया। 500 120 है। 512 512। अच्छा चेक करो 2 इंटू 4 की पावर 4 है ना, तो कहना मतलब ये 2 की पावर है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 512 चाहिए क्या। सो अच्छा 128 लिख दिया यहाँ पे। ओके तो कहाँ गलती है। अच्छा तो इसने एक 2 को कम कर दिया नहीं। सो क्योंकि यहाँ पे हुआ ये है हमने किया तो सही है ना, 4 की पावर 4 4 की पावर 4 4/5 और ये सेम ही है तो 2 बार हो गया ना, इसलिए 2 टाइम। तो ये मतलब तो एक 2 का घपला हुआ है नहीं। 512 का हाफ कितना होता है, तो अच्छा तो ये 4 का 4 का 4 अच्छा 4 टाइम डिवाइड हो गया नहीं। तो क्यों ऐसा किया है, तो 4 की पावर 3 यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 4 तो है। 4 क्यों है, 4C1 की वजह से, क्योंकि x1 बराबर 1 है। ठीक है ओके तो अभी के लिए तो इसका आंसर होना चाहिए 512। देख लो बाकी लोग ओके है ये, बस चेक कर लो। तो तो क्वेश्चन नंबर है 26 है ना। तो क्वेश्चन 26 का फाइव 512 है ना। ठीक है अब क्या रह गया जी। सो 8 9 17। तो 8 9 17 में क्या है, 8 है कि सपोज दैट वी हैव n मोर देन इक्वल टू 1 है ना। ठीक था ना, ये लेस देन इक्वल टू 1 ही था। सपोज वी हैव n मोर देन इक्वल टू 1 IID ऑब्जर्वेशन है एंड ईच विथ कॉमन नॉर्मल म्यू कॉमा 1 डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ म्यू अननोन है। तो पूछ रहा है आपसे क्या होगा, MLE एंड द UMVE जो है सेम होगा। देख लो ना नॉर्मल, इसमें किसको डाउट है। नॉर्मल म्यू1 में क्या होता है, इसमें जब निकालोगे MLE निकालोगे तो क्या आएगा, x बार ही x आना, बार x बार। एंड जो आप UMVE निकालते हो तो क्या आता है, x बार वो भी x बार ही आएगा। तो पूछा क्या ट्रू की फॉल्स। अच्छा इसने कुछ लिखा नहीं है, ओह तो है ना, पूछ तो ट्रू ही रहा होगा। देन लिखा है सिर्फ, तो देन का मतलब ट्रू ही चुनना है इसका मतलब। तो डिफरेंट होगा क्या इसमें, MLE क्या आएगा इसका, म्यू का ही MLE चाहिए ना, तो x बार ही आएगा क्योंकि सिग्मा तो 1 हो गया है। तो 1 हो गया, सिग्मा नोन है, सिग्मा नोन है तब भी x बार ही आता है MLE ना म्यू का। हाँ सर हाँ तो पहले ट्रू होना चाहिए। दूसरा है द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेट। तो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट UMU x बार ही होता है और x बार जो है आपका वो कंसिस्टेंट है, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX म्यू है, ये भी सही है फिर तो। एंड फॉर एनी अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू देयर इज अनदर एस्टिमेट ऑफ म्यू which with a smaller mean square error। सो एक अनबायस्ड एस्टिमेट है म्यू का, तो देख दूसरा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा म्यू का फॉर एनी। तो ये गलत, मुझे लग रहा है ये फॉल्स पूछ रहा है ना, पहले दो स्टेटमेंट ट्रू था, यहाँ लिखना पड़ेगा फॉल्स चूज करना है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा फॉर एनी अनबायस्ड एस्टिमेट, तो अगर मैं UMVU ले लूंगा क्योंकि UMVU भी अनबायस्ड एस्टिमेट है, तो फॉर एनी कह रहा है, तो इफ आई चूज
जो अनबायस्ड है उसको यूएम यू ले लूँगा. सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एस्टिमेट ऑफ म्यू दैट हैज़ स्मॉलर मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि मीन स्क्वायर एरर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वेरिएंस हो सकती है, यही ना. मीन स्क्वायर एरर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मिनिमाइज करेंगे तो वेरिएंस होगी, तो उससे कम तो नहीं हो सकती. फॉल्स स्टेटमेंट है ये, तो मतलब फॉल्स चुनना है, इसलिए दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है. लास्ट सर देखते हैं. हाँ सर इसमें जैसे क्वेश्चन 2-3 देखा मैंने इस टाइप का है ना, जैसे एमएलई तो एक्स बार होता है बट सपोर्ट जैसे एमएलई आ गया 1.5 और सपोर्ट है उसका 2 टू इन्फिनिटी, तो एमएलई तो 2 होगा ना. तो वो फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए फॉल्स हो रहा है क्योंकि उसमें अगर एमएलई आएगा तो 2 आएगा, अगर सेम यूएम व्यू आएगा तो वो एक्स बार ही आएगा, मीन्स एक मिनट 1.5 ही आएगा. यहाँ इन्होंने कंडीशन इसलिए दिया है वेयर म्यू इज मोर देन इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन लगा रखा है. ओके तो एक्स म्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन है ना यहाँ साथ में. अगर इस पे कंडीशन नहीं होता म्यू इज एनी रियल नंबर. अच्छा तो ये भी तो कंडीशन ध्यान नहीं दिया ना. यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि वेयर म्यू इज मोर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है जैसे म्यू अगर रियल नंबर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है. लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि ये म्यू पॉजिटिव है. अच्छा नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव है इसका मतलब हुआ कि एमएलई तो होगा हमेशा सपोर्ट में आएगा, तो एमएलई होगा जो होना चाहिए वो सपोर्ट इसका 0 से इन्फिनिटी है, हाँ वो तो सपोर्ट में आएगा. और यूएम भी यू जो है अनबायस्ड एस्टिमेट है एक्स बार का. सो एमएलई होता है द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन. यूएम भी यू में एक ऐसा एस्टिमेटर कि फॉर म्यू आर सेम, तो यूएम यू क्या आएगा, एक्स बार आएगा. तो यूएम यू में म्यू का रोल है. यूएम यू में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्स एस्टिमेटर ढूंढते हैं, फिर उसका फंक्शन ढूंढते हैं जो कि मतलब या एक कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढते हैं, और तो एक्स बार आ जाएगा, और वो अनबायस्ड भी हो तो एक्स बार रहेगा. अच्छा तो एमएलई और ये सेम ज़रूरी नहीं है अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस, है ना. यहाँ पे जो कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो अंडर दिस रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन, क्योंकि ऐसा होगा कि मान लो एक्स बार की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो देन एक्स बार कैन नॉट बी द एमएलई. उसकी वजह ये है क्योंकि एमएलई को सपोर्ट में होना पड़ेगा, जो डोमेन है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो डोमेन है एक्चुअली. तो इसीलिए एमएलई होगा एक्स बार अगर एक्स बार पॉजिटिव है, एमएलई 0 हो जाएगा अगर एक्स बार नेगेटिव है. तो और यूएम भी हमेशा एक्स बार होगा, तो मे बी आई थिंक हाँ ठीक है. इसीलिए ए ऑप्शन जरूरी नहीं है ट्रू हो, हमेशा ट्रू होगा जब म्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तब. ठीक है. दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में है कि मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर यूएम यू जो है एक कंसिस्टेंट एस्टिमेट है. तो ये तो एक्स बार होगा, तो एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, और म्यू यहाँ बोल रखा है पॉजिटिव है. लेकिन अगर एक्स बार मान लो नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, हाँ कोई दिक्कत. एक्स बार अगर नेगेटिव हो गया तो कहाँ कन्वर्ज करेगी, वो म्यू पे ही कन्वर्ज करेगी. लेकिन एक्स बार नेगेटिव है तो म्यू को नेगेटिव होना पड़े, यहाँ नेगेटिव तो नहीं हो सकता. ये प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में मतलब ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हो गया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन वेयर म्यू मोर देन इक्वल टू 0. अगर होता वेयर म्यू इज ए रियल नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी दोनों ट्रू होता. लेकिन अभी के लिए म्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे म्यू को नॉन नेगेटिव कर रखा है ना. तो जो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट जो कि एक्स बार आएगा दैट विल कन्वर्स इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू. बट ऐसा तभी होगा ना जब म्यू पॉजिटिव होगा. अगर म्यू नेगेटिव हुआ तो मतलब म्यू एक्स बार अगर नेगेटिव हुआ तो वो तो नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ म्यू तो पॉजिटिव है तो म्यू पे कन्वर्ट तो नहीं करेगी फिर. तो अगर एक्स बार नेगेटिव है मतलब सैम्पल वैल्यूज नेगेटिव आ गई मेरे पास, तो उस केस में दैट विल कन्वर्ज में तो जो भी नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होगा उस पर कन्वर्ज करेगा. तो म्यू पे तो कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि म्यू तो यहाँ नॉन नेगेटिव है. आई थिंक दैट्स वाई ये ऑप्शन फॉल्स है. अच्छा यहाँ सी में क्या है फिर, फॉर एनी अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू, म्यू का मैं कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेट लूँगा तो एक ऐसा एस्टिमेट मुझे म्यू का ज़रूर मिलेगा एस्टिमेटर विथ अ स्मॉलर मीन स्क्वायर एरर. तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये अनबायस्ड ही होना चाहिए. हाँ इसने ये नहीं कहा कि जो अनदर एस्टिमेट है वो अनबायस्ड ही होना चाहिए,
ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो हम कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेट ढूंढ ले, तो अनबायस्ड एस्टिमेट लेंगे तो उसका मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल आएगी, और वेरिएंस जो आएगी वो क्या होगा, कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस निकालेंगे तो जो भी आएगा, जैसे x1 है तो उसका वेरिएंस 1 आ जाएगा, x बार लेंगे तो उसका वेरिएंस 1/n होगा, इस तरह से। अब पूछ रहा है एक दूसरा एस्टिमेट ले सकते हैं हम, तो यहाँ इसने एस्टिमेट को ऐसा नहीं कहा है कि अनबायस्ड ही होना चाहिए, तो अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, हम ऐसा एस्टिमेट ले लेंगे, क्योंकि एनी स्टैटिस्टिक कैन बी कंसिडर्ड एट एस्टिमेटर, वैसा कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि इसने कहा नहीं कि अनबायस्ड ही लेना है। तो मैं कुछ ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेट ले लूंगा जिसका मीन स्क्वायर एरर उसके वेरिएंस से कम हो जाए, मतलब कोई दूसरा एस्टिमेट ले लूंगा T2, तो T2 क्या होगा, E ऑफ T2 माइनस म्यू होल स्क्वायर। हाँ तो स्मॉल, फिर तो कोई भी लेना है तो ऐसा हम कोई कंसीडर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल x1/2 ले लो, तो x1/2 का मीन स्क्वायर एरर निकालोगे तो वो छोटा आ जाएगा उससे, x1 के वेरिएंस से आ सकता है। सो मे बी दैट्स वाई ये ट्रू है, ओके क्योंकि इसने यहाँ, अगर यहाँ अनबायस्ड लिखा होता ना तो ये ऑप्शन फॉल्स होता, क्योंकि अनबायस्ड नहीं मिलेगा उससे कम वेरिएंस वाला, बट यहाँ कोई भी एस्टिमेटर की बात कर रहा है कि देयर इज अनदर एस्टिमेट ऑफ म्यू, सो इट इज नॉट श्योरली कि अनबायस्ड ही होना चाहिए, सो दैट्स वाई ये ट्रू है। अगला क्या कह रहा है डी, द एमएलई ऑफ म्यू, अगेन एमएलई जो होगा एक्स बार होगा इफ एक्स बार इज नॉन नेगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव, एंड जीरो हो जाएगा व्हेन एक्स बार इज नेगेटिव, क्योंकि सपोर्ट में एमएलई होना चाहिए। अब कह रहा है कि एमएलई ऑफ म्यू हैज सेम मीन स्क्वायर एरर देन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ मोमेंट, तो यहाँ मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट क्या आएगा, एक्स बार ही आएगा अगेन, लेकिन एक्स बार कब होगा, तो हम क्या करते हैं हम लोग, ई एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, तो यहाँ पे म्यू चूंकि नॉन नेगेटिव है तो एक्स बार को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन एमएलई में ऐसा नहीं, उसमें तो जरूरी जीरो नहीं है। तो एमएलई ऑफ म्यू हैज द सेम मीन स्क्वायर एरर देन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड बाय, नहीं दोनों जरूरी नहीं है सेम होगा, क्योंकि मेथड ऑफ मोमेंट डायरेक्टली ई एक्स बराबर हम लोग एक्स बार कर देते हैं, तो वहां से एक्स बार आ जाएगा मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, बट एक्स बार इज नॉट एमएलई ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन, एमएल इज एक्स बार इज नॉट एमएलई फॉर एनी म्यू, है ना, तो अगर नॉन नेगेटिव है तभी एक्स बार है, अदरवाइज जीरो हो जाएगी, तो दो पार्ट में डिफाइंड होगा, इसीलिए ठीक है ये क्वेश्चन सही है। तो यहाँ मेनली ये कंडीशन शुरू में मैंने इग्नोर किया था, सो आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, वेयर यहाँ डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, या कहूँ कि पैरामीटर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड है, तो इस वजह से आंसर चेंज हुआ है, ठीक है ये। सर लाइक मेरा रिलेटेड डाउट है थोड़ा, हाँ 8th का जो सी ऑप्शन है वैसे ही 15th का डी ऑप्शन है, सिमिलर है, तो लाइक अच्छा, वहाँ पे थोड़ा डाउट था। 15 का डी, ये क्या कर रहा सर है, इसमें 8 वाले में हाँ रुको एक मिनट, बताओ 15th का डी ऑप्शन जो एक है मिनट, वो 8 में क्या डाउट है भाई। सर जैसे सी ऑप्शन में यूएम भी हुई हम अनबैस्ड में ले लेते हैं, हाँ तो उससे कम जो उसका मीन स्क्वायर आ पाएगा। हाँ आ पाएगा, कोई ऐसा एस्टिमेटर ले लो जो बहुत छोटा सा एस्टिमेटर ले लो, x1 अपॉन, जैसे x बार है ना, और मैं अगला एस्टिमेटर x बार अपॉन 100 ले लेता हूँ, ऐसा मान लो, फिर करके देखो क्या आएगा, क्योंकि इसने कहा नहीं अनबायस्ड होना चाहिए ना, तो उससे निकाल के देखो क्या आता है, मतलब इसने कहा कोई भी एक एस्टिमेट ले लो, तो यूएम व्यू तुम्हारा x बार है, और यहाँ तुम x बार अपॉन 1000 ले लो T2 को, अब उसका मीन स्क्वायर एरर निकालो क्या आएगी, देखो निकाल के, तो हम बहुत है ना, ऐसा ऐसा एस्टिमेटर लेंगे जिसका बहुत मीन स्क्वायर एरर बहुत कम आ जाए, है ना, तो उससे हो जाएगा, क्योंकि इसने ऐसा कुछ जरूरी नहीं कहा ना कि वो, अगर अनबायस्ड यहाँ वर्ड होता ना तो गलत हो जाता है, ये देयर इज अनदर अनबायस्ड एस्टिमेट, तो वो गलत होता कि अनबायस्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यूएम यू होता है वो स्मॉलेस्ट वेरिएंस उसका होता है अमॉन्ग अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, कि जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें से स्मॉलेस्ट वेरिएंस यूएम यू का होता है, लेकिन ये तो एनी एस्टिमेट कह रहा है, तो अगर अनबायस्ड के बाहर चले जाएंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा ये। हाँ नहीं सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है हाँ सर, हो गया। तो नेक्स्ट पे आते हैं, सो 8th के बाद जो था 9 17, 9 में क्या है, सो हाँ जी, एमएलए से लेके एक जनरल डाउट था हाँ कि अपने पास एमएलए की रेंज दे रखी हो क्वेश्चन में हम्म इंटरवल में, और ऑब्जर्वेशन सैंपल से हम एमएलए निकाले और वो आउट ऑफ रेंज है, या हम्म तो अपर बाउंड से ज्यादा है या लोअर बाउंड से कम है, हम्म तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इंटरवल में से एमएलए लेंगे
या फिर जो एमएलई आया है वो? नहीं नहीं, एमएलई वही होगा जो पैरामीटर स्पेस है। जैसे मान लीजिए अभी के लिए था म्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, और जो सैंपल वैल्यूज आपको दे रखी है उसकी वैल्यू -2 आ गई, तो -2 Yes. कैन नॉट बी एमएलई। एमएलई इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मीन्स द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, और लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो पैरामीटर का रेंज मोर देन इक्वल टू 0 है, तो वो जो डोमेन पैरामीटर स्पेस इज द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, और कोई फंक्शन मैक्सिमा अटेंड करेगी अपने डोमेन के पॉइंट पे ही, डोमेन के बाहर का पॉइंट नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और डोमेन में भी मतलब क्रिटिकल पॉइंट होगा या एंड पॉइंट होगा। ओके सर। हाँ, तो उसके लिए जो रेंज दे रखा है पैरामीटर का उसके अंदर का ही एमएलई होगा। ऐसे क्वेश्चन जैम में कई बार आए, आप देखोगे वहां पे, तो जैसे x बार 1.5 आ रहा है, डोमेन है 2 से 4 लाइक दिस, तो 2 उस केस में जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो जाके एमएलई हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल केस। आपको देखना है समाउ की उस जो इंटरवल है उसमें कौन सा पॉइंट है जहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी, ये देखना ओके होता सर। है। हाँ जी, तो 9th में क्या डाउट है? x1 x2 xn IID है नॉर्मल θ1। ओके, अब देखो यहाँ फिक्स कर दिया थीटा टेक्स ओनली इंटीजर वैल्यूड, तो यहाँ से ये फिक्स हो गया कि एमएलई सिर्फ इंटीजर ही होगा, 1.5 एमएलई नहीं हो सकता, चाहे एक्स बार की वैल्यू 1.5 ही क्यों ना आई हो, बट 1.5 कैन नॉट बी एमएलई। हाँ, इसीलिए ऑप्शन ए गलत था इसमें। सो देखते हैं तो क्या कह रहा है, दैट इज थीटा की वैल्यू है ना, कोई इंटीजर हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमएलई ऑफ थीटा। तो एक्स बार तो एमएलई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्स बार एमएलई तभी होगा व्हेन एक्स बार इज इंटीजर, इफ एक्स बार इज नॉट इंटीजर देन नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो एमएलई होगा, ये चीज है। इंटीजर क्लोजेस्ट टू एक्स बार, इसलिए सही है। इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बार मतलब इंटीजर पार्ट जरूरी नहीं है स्मॉलर डी हो, मान लो 1.9 है, अगर एक्स बार की वैल्यू 1.9 आ रही है तो 2 उस केस में एमएलई होगी, 1 नहीं आएगी, इसलिए सी गलत है। मीडियन जरूरी नहीं है, ठीक है, बताओ इसमें क्या डाउट है? सर वो नॉट पूछा था ना। अच्छा, ओह एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमएलई ऑफ थीटा। मतलब वहां नॉट पूछा है लेकिन यहाँ सही बता रहा है। ओके ओके, हाँ तो उसको नॉट हटाना पड़ेगा, तो ठीक है। सो इसमें जो है ठीक है। तो 17 में क्या है? x is an exponential random variable with mean 1 by theta। ठीक है, तो x एक्सपोनेंशियल जिसका मीन 1 बाई थीटा, रेट थीटा है, ड्यू टू राउंड ऑफ x इज नॉट ऑब्जर्वेबल। अच्छा, ये राउंड ऑफ की वजह से x ऑब्जर्वेबल नहीं है, एंड y डिफाइंड एज बिलो इज ऑब्जर्व्ड। तो y इज k इफ y इज बिटवीन k एंड k प्लस 1, तो कुछ ऐसा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का, है ना, कि y k होगा अगर y की वैल्यू k से k प्लस 1 है, लेकिन y k है k से k हो गया, x होना चाहिए k टू k प्लस 1। ड्यू टू द राउंड ऑफ x इज नॉट ऑब्जर्वेबल, y इज डिफाइंड एज बिलो, सो y इज k इफ y इज बिटवीन दिस एंड दिस। तो मुझे लगता है x होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि x यहाँ पे है, x बिटवीन k एंड k प्लस 1, तो इसका मतलब हो जाएगा y इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखते हैं क्या है। So let y1, y2, yn be the random sample from the distribution of y. Okay. Then the consistent estimator of theta based on y1, y2, yn is. तो इनमें से कौन सा consistent estimator होगा? तो x का क्या रोल है? x का कहीं रोल दिख रहा है? x का रोल तो कहीं पे दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, जब y y ही है तो
तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे x होना चाहिए, है ना, यहाँ पे x होना चाहिए, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि y1 y2 yn रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो वैसे उस केस में y ज्योमेट्रिक हो जाएगा, ज्योमेट्रिक जिसका सपोर्ट स्टार्ट होगा 0 से। अच्छा, तो ये पहला ऑप्शन क्या है, 1/y है ना, 1/y बार। तो y बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ई वाई कितना होगा ज्योमेट्रिक में, ठीक है ना, वहाँ x होगा, यहाँ करेक्शन है, यहाँ x होगा, तो इजी तो है। अब लगा लो ज्योमेट्रिक वाला अप्रोच। सो इस क्वेश्चन में जो है 17, तो यहाँ पे आपका x जो है वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा है, मीन 1/थीटा, एंड y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, जैसा लिख रखा है। तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक, क्या होता है जी, 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा, ज्योमेट्रिक p की जगह 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा, थ्योरम है। अब आपके पास y1 y2 yn सैंपल है, ज्योमेट्रिक p की वैल्यू ई की पावर माइनस थीटा है। तो यहाँ से अगर सिंपली पूछेगा y बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ई वाई, व्हाट इज ई वाई। अच्छा एक मिनट, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये रेट थीटा है ना, तो रेट थीटा है, तो थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स वाला, तो मीन 1/थीटा हो जाएगा। ओके है, तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया ई वाई कितना है, तो मीन ज्योमेट्रिक में मीन कितना आता है, 1/p। ये कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है, इसका सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 1 2, क्योंकि x का सपोर्ट x जो था वो 0 से इन्फिनिटी होता है, तो 0 से 1 में जब x है तो y 0 हो जाएगी, राइट। तो 0 से स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस है, तो इसका मीन कितना आता है, q/p जी। तो ये आपका p ये है, तो q हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा, और p है 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा, p ये है। सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको देख लो, अब ठीक से सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिवाइड कर लोगे, सो 1/e की पावर थीटा माइनस 1। अब y बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू दिस। अब ये थ्योरम आप जानते हो कि y बार कन्वर्ज मतलब t कन्वर्जेज टू थीटा, देन gt कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी थीटा फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन g। तो उसको मैनिपुलेट कर लो उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, यहाँ मुझे थीटा लाना है, तो मुझे वहाँ क्या करना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ वो क्या कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ। सो 1/y बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू, देखो इसके आगे प्रोसीड करता हूँ, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सो 1/y बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू e की पावर थीटा माइनस 1, तो दिस कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी की पावर थीटा, log 1 प्लस 1/y बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी थीटा, ये आ गया जो चाहिए था। सो log 1 प्लस वाई बार को खोलोगे, n अपॉन समेसन वाई आई कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी थीटा, ठीक है, देख लो, दिस इज आंसर। तो यहाँ बस इसमें करेक्शन यहाँ पे है बस कि यहाँ x होगा, ये जो y k2 k+1 है वो x k2 k+1 होगा। तो सर ये 17 के सी के लिए क्या लॉजिक लगाना है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो 1/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर लो, n+1/n कन्वर्जेस टू 1, तो उससे आ जाएगा। ओके। और यहाँ n बना देंगे तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो n+1/n, n+1/n की लिमिट 1 होती है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब क्या है जी, 5 12 13 25। तो 25 क्या है, लीनियर मॉडल है ना, आउट ऑफ सिलेबस है ये। सो लीनियर मॉडल इज नाइदर इन जैम नॉट इन गेट सिलेबस, नेट सिलेबस में है। तो ये जैम गेट में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 13, 13 क्या है, तो 13 में कंसिडर अ सीरीज सिस्टम विथ टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, लेट कंपोनेंट्स लाइफ स्पैन हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन आपको लाइफ स्पैन दे रखा है, द एमएलई ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला पता है, रिलायबिलिटी जस्ट 1 माइनस सी डी एफ है ना, रिलायबिलिटी जो वर्ड है उसका मतलब है 1 माइनस सी डी एफ। तो जैसे लाइफ टाइम अगर x है ना, जैसे लाइफ टाइम x डिनोट कर रहा है, तो ये सर जैम सिलेबस में है हाँ रिलायबिलिटी, जैम सिलेबस में है रिलायबिलिटी। और तो मतलब ये कह रहा हूँ कि सी डी एफ क्या लिखते हो आप, जैसे एफ एक्स एट टी, सी डी एफ एट टी, तो यह है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू टी। जो रिलायबिलिटी फंक्शन होता है वो कुछ भी आर टी से डिनोट कर सकते हो। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन टी, ये है। तो मतलब 1 माइनस सी डी एफ, तो ये जो रिलायबिलिटी फंक्शन है 1 माइनस सी डी एफ एट टी, निकालो ये क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो एम एल ई ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो पहले तुम लैम्बडा का एम एल ई निकाल लो, आ जाएगा। तो इसमें बताओ कि जैसे अगर पूछा जाए कि टाइम टी पे बात कर रहा है, टी ही ऑप्शन में है ना। तो रिलायबिलिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सिस्टम चलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टाइम टी के बाद भी चलती रहेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, सिस्टम विल बी वर्किंग आफ्टर टाइम टी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो रिलायबिलिटी है। सो है ना, सी डी एफ क्या है कि उस पॉइंट तक चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये सी डी एफ है। तो यहाँ पे समय अब बताओ क्या होगा, तो इसमें सी डी एफ क्या होगा तुम्हारा, इस क्वेश्चन में रिलायबिलिटी आपका क्या आएगी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यही बनेगा ना, टी, ये हो गया। तो अगर लैम्डा का एम एल ई क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा में लैम्डा का एम एल ई क्या होता है, n-1/x बार। क्यों, एक्सपोनेंशियल है ना, एम एल ई क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या 1 अपॉन एक्स बार टाइप का नहीं आएगा, चेक करो भाई बाकी लोग क्या आता है। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लगाओ, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, बताओ क्या आता है लैम्डा की वैल्यू। n-1 क्यों होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन लैम्डा की पावर n, ई की पावर माइनस लैम्डा समेसन एक्स आई, फिर लॉग लगाओ, n लॉग लैम्डा माइनस लैम्डा समेसन एक्स आई, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगी इस पीडीएफ में, लैम्डा का एमएलई बताओ क्या आएगी, 1/x बार। 1/x बार ना, सो 1 अपॉन एक्स बार। तो इसका जो एस्टिमेट हो जाएगा एमएलई, तो इसका जो एमएलई होगा, लैम्डा का एमएलई है, आप लोग इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते हैं, तो लैम्डा का एमएलई है 1/x बार। तो इस फंक्शन का जो एमएलई होगा, रिलायबिलिटी फंक्शन, इसका एमएलई होगा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का रखना है ना, तो माइनस टी 1 अपॉन एक्स बार, तो ये आंसर होना चाहिए। तो क्या किया है, हाँ है ना, 2t अपॉन है ना इसको, अच्छा 2 क्यों लिखा है, ई की पावर माइनस क्या लिखा हुआ है 2t अपॉन एक्स बार, 2 क्यों लिखा है, टू इंडिपेंडेंट टू कंपोनेंट। कंपोनेंट्स है ना सर, शायद इसलिए। अच्छा इसमें कितना था एक में, देखते हैं क्या है, ओ आगे वो भी तो था, मैंने अभी सिंगल कंपोनेंट के लिए बात किया है, इन्होंने कहा था सीरीज सिस्टम है विद 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ओके। तो अभी हमने सिर्फ एक कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट के लिए लिखा ना, तो लाइफ टाइम जो सिस्टम की होगी, अभी थोड़ा इस पे आते हैं, ये तो ठीक है, समझ आया ना क्या है। तो यहाँ भी है सिंगल कंपोनेंट के लिए, आगे 2 कंपोनेंट, कंसीडर अ सीरीज सिस्टम विथ 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। होता क्या है कि कोई सिस्टम सीरीज, मतलब ये जो है उसमें 2 कंपोनेंट है, मान लो x1 x2 इसकी लाइफ है, x1 x2 लाइफ टाइम दोनों की है, तो सिस्टम की लाइफ टाइम x1 x2 के टर्म में क्या आएगी, सीरीज में क्या होता है, मीन या मैक्स, बताओ, मिनिमम लिखेंगे यहाँ x1 x2 या मैक्सिमम x1 x2। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी एक फेल हुआ तो सिस्टम फेल हो जाएगी, तो फेल होने का मतलब 0,
तो इनमें से x1 x2 में कोई भी जीरो होगा तो t की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब नॉट वर्किंग, वन मतलब वर्किंग। तो ये बुल है ना, बुलियन सिस्टम पढ़ा होगा तुमने, उस तरह से कुछ लोअर क्लास में था ना, लॉजिक गेट्स इन सब उस तरह कॉल। तो यहाँ पे इसमें जो होता है 0 1, 0 मतलब नॉट वर्किंग, 1 मतलब वर्किंग। तो x1 x2 दोनों 1 है तभी t की वैल्यू 1 आएगी। मतलब इफ बोथ कंपोनेंट आर वर्किंग, इफ एंड ओनली सिस्टम विल बी वर्किंग, ये ना, क्योंकि एक भी फेल होगा तो फेल हो जाना है उसको। तो वो दोनों 1 होगा तभी जाकर 1 आएगा। तो ये है। अब बताओ, अब मुझे एक्चुअली इसके बारे में बात करना था। अभी मैंने x की बात किया था, x मतलब एक कंपोनेंट का निकाला था, जो मैंने निकाला था वो x एक e की पावर माइनस लैम्डा t जो है वो किसी एक कंपोनेंट का रिलायबिलिटी फंक्शन है। हमें सिस्टम का निकालना है, तो ये t जो है सिस्टम की लाइफ टाइम है, x1 x2। तो मैंने x1 और x2 का अलग अलग निकाला था। यहाँ क्या होगा, सो रिलायबिलिटी फंक्शन हमें चाहिए सिस्टम का। तो इसका क्या मतलब, क्या बताया था डेफिनेशन, कि कैपिटल T मोर देन T, और T यहाँ क्या है, मिनिमम है। सो मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 मोर देन T, और मिनिमम वाला मोर देन T है तो दोनों मोर देन T होगा, IID है। तो ये आ जाएगा x1 मोर देन T इस पूरे का स्क्वायर। और इसका हमने अभी फाइंड किया था, वो इसका निकाला था, एक कंपोनेंट का निकाला था x का, मान लो x1 है लेट से, तो ये हमने x1 का फाइंड किया था एक कंपोनेंट का। तो यहाँ पे उसका पावर 2 है सिस्टम के लिए, जो सिस्टम का लाइफ टाइम है वो मिनिमम है x1 x2 के लाइफ टाइम का। तो है ना, एक भी फेल होगा सिस्टम फेल हो जाएगी, तो जो है ना एक भी कंपोनेंट फेल हुआ तो यहाँ से इसकी पावर 2 आ जाएगी, है ना। यहाँ तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 2t अपॉन x बार, है ना, यही है। देख लो, ये था इंटू 1/x बार, तो 2t अपॉन x बार, ये है e की पावर माइनस t अपॉन x बार। तो यहाँ 2t होगा, ठीक है, देख लो। सर ये जैम सिलेबस में है। ऐसा तो आया नहीं है, इस तरह के एक दो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जहाँ सीरीज पैरेलल सिस्टम की बात किया है, लेकिन ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, रिलायबिलिटी थ्योरी, है ना, एक सब्जेक्ट जो एमएससी का सब्जेक्ट बीएससी में तुम लोग पढ़ा होगा, उसका ऐसे कोर क्वेश्चन है। बट इसका थोड़ा रिलेशन जैसे इन्होंने रिलेट कर दिया है इसको एमएलई से, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जैम में जो आए हैं वो जैसे सिस्टम वाला आया जहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ है ना, उसमें ये था कि लाइफ टाइम सिस्टम का ये है तो एन की वैल्यू बताओ, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आए हैं जैम में। बट इस एस्टिमेशन उसमें यूज नहीं हुआ है, वहां जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालना था इस तरह से। ठीक है ना। सो हालांकि रिलायबिलिटी फंक्शन जैम के आज तक एक भी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, रिलायबिलिटी फंक्शन। वहां ये सीरीज सिस्टम पैरेलल सिस्टम वर्ड जैम के पेपर में जरूर हुआ है। रिलायबिलिटी फंक्शन अभी एक भी जैम के पेपर में कभी यूज नहीं हुआ है, गेट में भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अल्लाह ये जो बनाया जिसने टेस्ट है ना, वो गेट के पेपर के रेफरेंस पे उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये देख के ही लग रहा है कि ये गेट सॉरी नेट CSR नेट के जैसा क्वेश्चंस हैं, या उसका ही PYQs हो सकता है डाला हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है उसके बाद, है ना, 5 13 12 5। सो 12 में क्या है, ये भी वही है, बेजियन एस्टिमेशन। बेजियन एस्टिमेशन इज नॉट पार्ट ऑफ जैम गेट, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये सब नेट का ही है, इसको नेट का ही करवा देता हूँ। एंड है ना, ये टेस्ट को नेट का टेस्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे 5 जो है, 5 तो पहले डिस्कस कर लिया, ये भी प्रायर पोस्टीरियर बेजियन एस्टिमेशन में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ जैम गेट सिलेबस है, मैं नेट का ही टेस्ट करवा देता हूँ, उसको सही था, क्योंकि ये नेट के ही बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका रेफरेंस भी वही है। ठीक है, तो हो गया ना खत्म। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया, ये क्वेश्चन नंबर था 49। बाकी अभी आधा घंटा है क्योंकि सारा दिन दूसरी क्लास है। तो जिन लोगों को जो भी PYQ में जिन लोगों को पहले डाउट था या टेस्ट में कोई दूसरा डाउट है, तो आधे घंटे में डाउट क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि है ना। तो अभी 49 डिस्कस हुआ। कल की जो क्लास होगी मैं नहीं लूंगा, कल फिर मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं मंडे आऊँगा। तो योगेश सर अभी क्लास लेंगे कल, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था टेस्ट का, जो लास्ट टाइम क्लास होना था हुआ नहीं था ना। तो ये जो डिस्कशन होगा
कल कल का बता रहा हूँ, कल जो क्लास का डिस्कशन है टेस्ट नंबर 65 एंड 66, ठीक है ना। तो कल 65 66 अटेम्प्ट करके आओ, कल इसका डिस्कशन होगा और वो योगेश सर क्लास लेंगे। अभी जिनको जो डाउट है पीवाई क्यूज में या इधर उधर के, वो पूछ सकते हो आधे घंटे, ठीक है। फिर 9:30 से गेट की क्लास, फिर 11 बजे के बाद फिर डाउट क्लास।